हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखे थे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में देखे थे कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट था हम आपको बताए थे और वो सारे टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो वो क्वेश्चंस आप बनाओगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को आप रिवाइज करके रखोगे तो क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हमेशा ध्यान रखना, कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस करना जरूरी है। बिना क्वेश्चंस किए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा देखो कोई थियरी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है वो, लेकिन आप क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसमें आपको जो टॉपिक बताए हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर लेना। तो आप भी कभी वीडियो देख लेना और उसके बाद क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजी रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, और उसको बार बार रिवाइज करो तो बेटर रहेगा एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है, आपको ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस हैं इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। आपको बहुत फिक्स मतलब बहुत कम कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट को अगर ठीक से आप पढ़ के रखते हो, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें देखिए बेसिक जो बाइनोमियल थ्योरम में जो है ना, बेसिक बात आप जानते ही होंगे, जो आपको जैसे कि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला वगैरह है वो सब आपको बेसिक बेसिक याद होगा और उसको यूज करने आना चाहिए आपको। बाकी इसके जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आपको ध्यान देना है कि ये सब टॉपिक में हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन तो श्योर आएगा ही आएगा आपको, और इस क्वेश्चन को बन भी जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, मतलब जो इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट मोड में क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन हमको बनाने आने चाहिए, इसलिए हम इसको यहाँ पर टॉप में रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोफिशिएंट से ही पूछा जाता है। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम का जो प्रिपरेशन अगर आप ठीक से कर लोगे तो मतलब क्वेश्चन बनेगा। आपको कैलकुलेशन थोड़ा आराम से करना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आपको करना चाहिए, किस किस टॉपिक में कहाँ पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए टोटल 6 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, रिपीट बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपको इस तरह से अगर प्रिपरेशन करोगे तो मतलब क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेगा। अब देखो कोफिशिएंट की जो हम लोग बात करते हैं, तो कोफिशिएंट में जो सबसे पहली बात आता है कि आपको कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कोफिशिएंट में क्या होता है कि आप देखिए जनरल टर्म का पहले फॉर्मूला तो याद रखो आप, कि जनरल टर्म जो पढ़े थे, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है इसको आप ध्यान रखिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला जैसे हम लोग a प्लस एक्स के पावर n के लिए हम लोग जनरल टर्म फॉर्मूला याद रखते हैं, tr प्लस वन इक्वल्स टू ncr, ये पढ़े होंगे आप लोग, a टू दी पावर n माइनस r और x टू दी पावर r। तो ये आपको याद रखना जरूरी है, जनरल टर्म का फॉर्मूला tr प्लस वन इक्वल्स टू ncr a टू दी पावर n माइनस r x टू दी पावर r। ये बहुत बेसिक बात है जो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। अब इसके बाद जो आपको फॉर्मूला बेसिक बेसिक जो ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे हम लोग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग जैसे इसमें आपको a प्लस एक्स जो दे रखा है, और इसमें अगर आपको कोई बोला जाए कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, वो शॉर्ट ट्रिक को यूज करोगे तो ही बन जाएगा, नहीं तो आप इस फॉर्मूला से भी कोफिशिएंट निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसे ही फॉर्मूला से निकल जाता है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे, उस शॉर्ट ट्रिक को आप यूज करोगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। अब इसमें जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो ये होता है कि a x टू द पावर p b x टू द पावर q है, ठीक है, और पावर n दे रखा आपको, तो यहाँ हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं z इक्वल्स टू n माइनस r इंटू p प्लस ऑफ q r, और इससे हम लोग r के वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि हमें कोफिशिएंट निकालने में आसानी होता है। तो अब यहाँ पर मेन बात है कि कोफिशिएंट के क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जाएगा, पहले आप ये समझ लो। तो देखो कोफिशिएंट से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा जो आसान क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो कोई आपको दे दिया जाएगा, लेट अस अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस 3/x के पावर मान लो आपको दे दिया गया 12, बोला जाएगा कि बताओ इसका कोफिशिएंट x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, या x टू द पावर -7 का कोफिशिएंट क्या होगा, है ना। इस तरह क्वेश्चन जेईई में काफी पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसका कोफिशिएंट निकाल लेना है, चाहे आप स्ट्रिक्ट वाले फॉर्मूला से निकालो चाहे आप इससे निकालो, आपको दोनों में से किसी एक से आना चाहिए, ठीक है, यानी इनफैक्ट दोनों से आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पर कोफिशिएंट निकालने आ गया तो इसमें क्या होता है, कभी कभी अननोन डाल दिया जाएगा आपको, जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि कोफिशिएंट का x टू द पावर 5 है, और इसमें a या b को अननोन डाल दिया जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x से पावर 5 कोफिशिएंट ऑफ x से पावर -5 दोनों इक्वल है, तो बताओ a और b का वैल्यू बता दो। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर इसमें जो एक और क्वेश्चन, अभी हम पहले कोफिशिएंट में की बात कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट में पहले ये सवाल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, कि जैसे आपसे पूछ देगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के बारे में काफी पूछता है, तो आप ये भी आसानी से कर सकते हो। आपको बोलेगा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से रिलेटेड जो निकालो, फाइंड करो कोफिशिएंट। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से पावर 0 निकालने के लिए बोला जाएगा आपको, ये कई बार पूछा जा रहा है, तो है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से पावर 0 निकालो, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये अभी जो बात हो रहा है कि हम लोग एक ही फैक्टर लिए हैं, एक ही फैक्टर के ऊपर ये क्वेश्चंस है, ये सारे ये भी बता रहे हैं आपको हम। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 आप निकाल दोगे, इसमें कभी कोई अननोन डाल देगा, आपको कोफिशिएंट ऑलरेडी बता देगा कितना है, तो बताओ उस अननोन का वैल्यू कितना होगा। तो ये भी बहुत आसान होता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है।
आप आसानी से सॉल्व करोगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे टर्म इंटीग्रेंड ऑफ एक्स निकालना है, अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो इसमें जो ये जेड है, ये जेड क्या है, इसका पावर, तो यहाँ पर 0 पुट कर दोगे, एन यहाँ पता ही है, पी यहाँ पता है, क्यू ये है, सारा वैल्यू पुट करोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगा, और फिर आप पता कर सकते हो कि उसका जो टर्म है वो कौन सा है, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोले या कांस्टेंट बोले एक ही बात है, तो ये दोनों का रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये दोनों, ये सब जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें आप बड़ा आसानी से कोएफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बना दोगे। ठीक है, अब इसमें जो आ जाता है कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है कोएफिशिएंट से रिलेटेड। तो देखिए कोएफिशिएंट रिलेटेड में आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाएगा, मान लो आपको दे दिया गया 1 प्लस एक्स और एक दे दिया आपको 1 प्लस एक्स से पावर यहाँ पर लेटर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया सपोज n और ये है आपको n है यहाँ पर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के पावर n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2n दे सकता है, या इसका पावर p इसका पावर q दे सकता है आपको, जैसे 2025 में पूछा गया है तो p और q के फॉर्म में दे देगा आपको। अब इसमें ना कोएफिशिएंट पूछ देगा आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह को ये वाला क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना ठीक से। ठीक है, 1 प्लस एक्स से पावर p q या फिर 1 प्लस एक्स से पावर n है ना, और इसके 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर भी n है। तो इस तरह क्वेश्चंस में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आपको पूछा, जैसे 2025 में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस को आप जरूर बना के जाना। इसके अलावा आपको जो कोएफिशिएंट में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाएगा, जैसे आपको दे देगा 1 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देगा आपको x/2 प्लस ऑफ 3y(x स्क्वायर के पावर 5), और आपसे पूछेगा कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो होगा उसका कोएफिशिएंट का सम बताओ क्या होगा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का कोएफिशिएंट का सम, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है इसका कोएफिशिएंट का सम क्या होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे इस क्वेश्चन को देके छोड़ देते हैं, इस तरह क्वेश्चन को देके छोड़ना नहीं आपको, ये क्वेश्चन से बहुत आसान होता है। करना क्या आपको कि ये जो आपको है इसका पहले आप निकाल लो, सॉल्व कर लो, tr+1 से करो या इस प्रोसेस से करो, आप यहाँ पे कर लो। उसके बाद 1 के साथ, x के साथ, 3x स्क्वायर के साथ अब देखो कि कौन कौन से टर्म है जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो रहा है। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बोले या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोले या कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 0 बोले, बात एक ही है, ये तीनों का मतलब सेम ही है। तो आपको क्या करना है कि ये वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना। इस तरह क्वेश्चंस कई बार जेईई में पूछा है और आपको रिपीट मोड में पूछा जा रहा है, ये वाला क्वेश्चंस बच्चे छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, अगर आपको ये सॉल्व करने आता है तो आप इसके वजह से मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आएगा इसके साथ 1 के साथ, उसमें x को खाली देखना है, x को देख करके क्या करना है आपको यहाँ पर कि किसके साथ जो है ना x पावर 0 आ रहा है, जिसके साथ x पावर 0 आ रहा है उस सभी के कोएफिशिएंट को सम कर दोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, मतलब कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, आपका बन जाएगा क्वेश्चंस। तो कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये सारी प्रॉब्लम्स आते हैं क्वेश्चंस में। अब ये वाला क्वेश्चन जरूर बना के जाना, इस तरह क्वेश्चंस है ना, ये वाला क्वेश्चन क्लास में करवाए भी थे, तो आपको ये सारी क्वेश्चंस को ध्यान देना है और सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस में जो ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन दिए थे इसमें आपको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा सा उन बातों को ध्यान रखना है कि भाई हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, बस उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, ठीक से एक क्वेश्चंस कर लेना है। ये सब चैप्टर में क्या ना कि आप रिवाइज करने टाइम में सिर्फ ये नहीं कि थियरी रिवाइज करो, साथ साथ क्वेश्चन को भी रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन रिवाइज करोगे तो ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कोएफिशिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम में जो आपको और क्या पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें मान लो कि एक तो ये होता है सम ऑफ कोएफिशिएंट भी आ जाता है कि सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालो। ठीक है, तो देखो सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर आ जाएगा आपको तो ये तो आसान क्वेश्चन होता है। सम ऑफ कोएफिशिएंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको क्या करना है इसमें, तो सिंपल है। इसमें अगर आपको मान लो x प्लस 2y है ना पावर 100 दे दिया, बोला गया इसके सम ऑफ कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो ये आसान क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपको अगर x प्लस 3y प्लस 2z भी दे दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, पावर 100 दे दिया तो x y z की जगह 1 पुट कर देना। ठीक है, x y z की जगह 1 पुट कर दोगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट निकल जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको परेशानी नहीं होगा। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको ये आसानी से सम निकल जाएगा। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट में ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आएंगे तो ये क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ दम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट रिलेटेड प्रॉब्लम को अच्छे से करके जाना। हर तरह के क्वेश्चन जो है ना, 3-4 तरह के इसमें क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो जो हम बताए हैं आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड में हमारा डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोएफिशिएंट वाला में आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कि जो कोएफिशिएंट का जो कंसेप्ट है ये सारी बातों को पढ़ के जाना, आपको क्वेश्चंस करके जाना है।
फिर आता है डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम। देखो डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है। जैसे आप देखे होगे अगर 2025 का क्वेश्चन किया होगा तो उसमें भी पूछा गया 64 की पावर 64 की पावर 64 है ना, 64 की पावर 64 की पावर 64। अब इसका पूछा गया कि डिविजिबल बाय 7 है शायद, तो आपसे बोला गया कि मतलब 7 से डिविजिबल होगा तो इसका बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। या फिर आपको दे दिया जाएगा, मान लो जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, जैसे 2022 के पावर 2021 है प्लस 2021 के पावर 2022 है, तो इसको है ना इसका रिमाइंडर कितना होगा, डिविजल बाय अगर मान लो 6 हो गया, डिविजल बाय 5 हो गया। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डिवीजन वाला क्वेश्चन जो है ना ये बहुत आसान होता है, ये आपको बहुत आसान तरीके से बताए थे। तो आपको करना क्या है, उसको ध्यान रखना है डिवीजन वाले प्रॉब्लम को, क्योंकि डिवीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगता, जो आपको तरीका बताए थे उस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन आपसे बनेगा। पर ये क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि आपसे कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होता है तो आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए डिवीजन रिलेटेड प्रॉब्लम को आप पहले सॉल्व करके जाओ और आप आसानी से फिर हैंडल कर सकते हो एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट जो आपको आ जाता है वो है आपका सम ऑफ टर्म्स। देखिए सम ऑफ टर्म्स जो है, सम ऑफ टर्म्स में जो क्वेश्चन आ जाता है, एक तो आपको बता दिए सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ दिया जाता है। अब सम ऑफ टर्म में एक क्या पूछ देता है आपको, कभी कभी जैसे आपको बोलेगा सम ऑफ है ना रैशनल टर्म का सम बताओ, सम ऑफ रैशनल टर्म्स का सम बताओ। ठीक है, रैशनल टर्म जो होंगे उसका सम बताओ। जैसे आपको यहाँ पर लिख देगा 2 प्लस रूट 3 के पावर 8 है। अब इसमें जो रैशनल टर्म्स हैं उसका सम बताइए क्या होगा। तो इसको क्या करना है आपको, एक्सपैंड करके इसमें जो रैशनल टर्म्स होंगे उसको आपको लिखना है सम ऑफ टर्म्स में। इसमें एक और क्वेश्चन हो जाता है, एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बड़ा आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लो a प्लस एक्स के पावर n, मतलब एक प्लस एक्स के पावर 5 प्लस, यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया प्लस ऑफ a माइनस एक्स के पावर 5। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले से पढ़ के जाना है कि जैसे समेशन ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि देखना है कि भाई जैसे इसमें हम लोग देखें तो क्या होगा कि इसमें इवन वाले टर्म्स आएंगे, यानी 5c 0 a के पावर 5 और x के पावर 0 हो जाएगा। 5c 1 x के पावर 1 वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा आपको 5c 0, फिर क्या आ जाएगा आपका 5c 1 नहीं आएगा, 5c 2 वाला पार्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका a टू द पावर 3 और x का पावर क्या, a के पावर 5c 2 a के पावर 3 और x स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपको 5c 4 वाला वैल्यू आ जाएगा, 5c 4 वाला वैल्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a और ये हो जाएगा x पावर 4। इस तरह से अब इसका क्या करोगे, आप डबल कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे और ये वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है ना, कि दे दिया था आपको समथिंग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके एंड पावर दे रखा था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला कंसेप्ट जो है ना बहुत बेसिक कंसेप्ट है ना, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाई होता है। तो आपको यहाँ पर इस तरह कंसेप्ट को याद रखना है, क्योंकि इस कंसेप्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन में रूट लगा दिया तब छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसमें प्लस है, इसमें माइनस हो जाता है तो ऑड वाला हो जाता है, जैसे 5c1 5c3 5c5 वाले टर्म्स हो जाते हैं, 2 टाइम्स कर देते आंसर आ जाता है आपका। तो सम ऑफ टर्म्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ रैशनल टर्म्स से रिलेटेड, या फिर इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन को बना सकते हो, या फिर सम ऑफ कोफिशिएंट जो आपको ऑलरेडी बता दिए। तो सम ऑफ कोफिशिएंट में तो आपको सीधा एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बहुत आसान होता है, मतलब आपको चीजों को ध्यान रखना है बस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आपका वो है नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स में आपको जो पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर आपको एक तो पहले से आप जानते हो कि अगर a प्लस एक्स है पावर n है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आप आसानी से निकाल देते हो, n प्लस 1 जो आप जानते ही हो कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। अब इसमें एक होता है कि अगर मान लो इसी में आपको बोल दिया जाए a प्लस सपोज b प्लस c के पावर n है, और आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इसका नंबर ऑफ टर्म, इसका नंबर ऑफ टर्म n प्लस 1 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको यूज करना चाहिए, n प्लस k माइनस 1 cn। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। तो इस फॉर्मूले को याद करना है, k मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर 3 टर्म्स है, 3 यूज कर लेना, ये पावर जो देगा उसको लिख लेना और सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी के या डी कितना भी टर्म दे दे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो आप ये आसानी से बना सकते हो। इसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है कि इसमें पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन देखे बार बार पूछा जाता है, जैसे 2 के पावर 1/3 दे दिया, यहाँ पर दे दिया आपको 3 पावर 1 बाय सपोज 5 दे दिया, और यहाँ पर मान लो सपोज ऐसा ले लो 2 के पावर 1/2 और 3 पावर मान लो दे दिया आपको 1/4, है ना, पावर समथिंग n दे दिया, या कुछ भी इस तरह से दे सकता है पावर में। इसमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। ठीक है, इसमें
दो तीन तरह का क्वेश्चन होता है। एक होता है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है जो आपको यूज करना है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। फिर होता है एक नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितना होगा, ठीक है। तो देखो ये जेई में कई बार पूछ चुका है नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर आपको रैशनल टर्म्स निकालने आ गया तो आप इरेशनल का टेंशन मत लो, क्योंकि रैशनल टर्म्स निकालने आ गया तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से रैशनल को हटा दो तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होता है, मतलब इस तरह क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि इसके इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना खास करके। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है जो इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और यहाँ पर जो पावर है उसको डिवाइड करो +1 करो तो नंबर ऑफ इरेशनल रैशनल टर्म्स का वैल्यू आ जाएगा आपको कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स में ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और ये नंबर ऑफ टर्म्स का रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है ना बहुत आसान होता है, मतलब बोर्ड, मतलब ये तो क्या है नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन एक तरह से देखोगे तो जेई में ये क्वेश्चन आता है और इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, इरेशनल टर्म्स के लिए अलग से मत दिमाग लगाना, ठीक है। रैशनल टर्म्स के लिए जो हम ट्रिक बताएंगे, आप बताए थे आपको, उसको ध्यान रखना है और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल के टोटल में से माइनस कर दो तो रैशनल टर्म्स मिल जाएगा आपको। ये बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेना और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो आ जाता है आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट वाला। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये अक्सर पूछा जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट वाला। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान होता है, बस करना क्या होता है कि मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछ रखा आपको, ऐसे दे देगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 के पावर मान लो दे दिया सपोज 400, सपोज 403 दे दिया, ठीक है। और आपसे बोला गया कि बताओ ये जो है इसका है ना 4 डिवाइडेड बाई 15 दे दिया मान लो, ठीक है, इस तरह से। और ये बोल दिया कि ये k/15 के बराबर है ऐसा कुछ, तो बोलेगा k का वैल्यू बताओ। ये जो है ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो इसके प्रोसेस करना आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, 15 को क्रिएट करना है। 15 आपके जैसे क्रिएट हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर 15 या 16 क्रिएट कर लो, तो जैसे मान लो 2 के पावर 16 आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लेना 1 + 15 के डिवाइडेड बाय 1/15 के बारे में। अब जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पर एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करने के बाद आपका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बाकी सब 0 हो जाता है और जो एक टर्म बचेगा वो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है, बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जैसे इसमें मान लो अगर क्वेश्चन हम बना के ही दिखा दिया अगर आपको, तो ये क्वेश्चन देखो इसके जो क्वेश्चन होंगे लेट अस अज्यूम मान लो 2 के पावर आपको सपोज दे दिया गया 400 है ना, 400 लेट अस अज्यूम 402 दे दिया या 403 कुछ भी ले सकते हो वैल्यू। जैसे 2 के पावर ले लेते हैं हम लोग 2 टू द पावर 400 है ना, ऐसा कुछ ले लेते हैं, 403 ले लेते हैं मान लो, है ना। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना है आपका 7 है मान लो, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 403 है तो, या 2 के पावर कुछ भी ले सकते हो, लेट अस अज्यूम 2 के पावर ले लो 404 ले लो सपोज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 है। तो अब यहाँ पे क्या करो 2 के पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 101। अब यहाँ पर ये 2 के पावर 4 हो गया तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 16/15, ठीक है। ये 16 पावर कितना हो गया 101। अब इसमें क्या कर सकते हो 1 + 15 कर लेना और ये क्या हो गया 101 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेना, ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 15 को जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे 1 + x को सॉल्व करते हैं, 1 + x को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है nc0 + nc1 × x + nc2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 101c0, ठीक है, प्लस 101c1 है ना इंटू 15। अब इसके बाद आ जाएगा 101c2 एंड 15 के स्क्वायर, है ना, इस तरह से चलेगा। अब जब 15 से डिवाइड करोगे तो देखो ये पार्ट आपका इधर वाला पार्ट देखोगे ये 15 है ना, इसके बाद 15, तो ये सब क्या आ जाएगा इंटीजर आ जाएगा। इंटीजर वाला पार्ट फ्रैक्शन पार्ट क्या करता है 0 कर देता है, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा सिर्फ यही होगा, तो 1/15 इसका वैल्यू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, इस तरह क्वेश्चंस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इस तरह क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसके बाद जो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर के क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है ये है आपका टर्म्स फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड वाला। देखिए इसमें ये जो कंसेप्ट होता है टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड का, ये कंसेप्ट क्या है, बहुत नॉर्मल कंसेप्ट है। तो करना क्या आपको, देखिए जैसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मान लो आपको दे दिया गया कि a + x के पावर लेट अस अज्यूम 15 है ना, आपको बोला गया कि सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग क्या होगा, सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग
है ना, फ्रॉम बिगनिंग टू 7 टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, 7 टर्म फ्रॉम एंड, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, है ना, कुछ भी अननोन डाल दिया जाएगा, बोलेगा पूछो, ये बताओ, मतलब वैल्यू पूछा जाएगा आपसे कि क्या होगा। तो देखिए बिगनिंग एंड में क्या है ना, अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कई बच्चे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला अलग अलग याद रखते हैं, अलग अलग फॉर्मूला मत याद रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, a प्लस एक्स है, तो मान लो बिगनिंग से अगर पूछा जाएगा, तो बिगनिंग से जो आप सिंपल जो फॉर्मूला लगाते हो टी आर प्लस वन का, वो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाओ, एनसीआर ए टू द पावर माइनस आर एक्स टू द पावर आर, ये आप लगाते हो, इस फॉर्मूला को ही लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंड से पूछा जाएगा, तो इंड में करना क्या आपको, कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, बस a प्लस एक्स जो है इसको क्या करना है, चेंज कर देना आपको, x प्लस ए की पावर n और 15 कर लेना है। तो इंड वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या है कि सेम कंसेप्ट को रखना है, लेकिन इसमें करना है कि आपको बस ये जो टर्म है, टर्म को ही चेंज कर देना है, क्योंकि देखो जो टर्म्स अगर 7 टर्म फ्रॉम इंड से आपसे पूछा जाएगा, अगर हम इसी को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, और एनसीआर इसमें क्या हो जाएगा आपका x के पावर n माइनस आर, और ये हो जाएगा a टू द पावर आर, अब दोनों को इक्वेट कर दोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 टर्म मतलब बोल देगा 7 टर्म फ्रॉम इंड 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग जो इक्वल है, तो कोई अननोन का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो ये जो है आप आसानी से बता सकते हो, बिगिनिंग एंड एंड वाला जो है बहुत आसान होता है। फ्रैक्शनल पार्ट, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, डिवीजन और कोफिशिएंट, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है आपका, है ना, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेरिएशन कोफिशिएंट में ही होता है। तो कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस में आप ध्यान देना कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, कोफिशिएंट में जो आपको ट्रिक बता रहे थे उसको एक बार देख लो, एक क्वेश्चन से आपको बता देते हैं कि कोफिशिएंट कैसे निकालना होता है ट्रिक के थ्रू। तो देखो इसमें जो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हम बता रहे थे आपको, कि जैसे अगर मान लो आपको दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5/x³ ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया गया, और मान लो पावर दे दिया गया सपोज 10 या 10 ले लो, ठीक है, आपको बोला कि कोफिशिएंट ऑफ x से पावर 4 बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोफिशिएंट x से पावर 4 पूछा गया तो आपको क्या हम बताएं कि z इक्वल्स टू क्या ले लोगे, n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। तो ये फॉर्मूला थोड़ा फास्ट आपको सॉल्व करके दे देगा आर के वैल्यू निकालने के लिए। तो आप टी आर प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर ए टू द पावर n माइनस आर और x टू द पावर r, ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ते हो ये फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला में क्या होगा कि देखो z की जगह क्या ले लेना, 4 ले लेना, n माइनस आर तो 10 माइनस आर, n की जगह 10 ले लेना, p मतलब इसका पावर 2, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्यू आर, तो देखो q की जगह x क्यूब नीचे है तो ऊपर ऊपर ले जाना, तो -3 इंटू आर, अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये जगह 20 माइनस 2r माइनस 3r, तो यहाँ पर ये r4 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 5r, तो ये 5r इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, यहाँ पर आ जाएगा 16, इसका मतलब r की वैल्यू कितना हो गया 16/5, 16/5 मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब कि x से पावर 4 इसके एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं, तो इसका एक्सपेंशन जो करोगे इसके x से पावर 4 नहीं आएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि r नेगेटिव या फ्रैक्शन आ जाए तो इसका मतलब ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। अब इसके जगह पर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज 5 होता है ना, x से पावर 5 पूछा जाता, तो x से पावर 5 पूछा जाता तो क्या करते आप 5 से इक्वेट कर देना, तो 5 से इक्वेट कर देते तो क्या हो जाता 20 माइनस 5r, और यहाँ पर 5r इक्वल्स टू कितना हो जाता 15, तो r की वैल्यू 3, यानी r की वैल्यू 3 आ जाता, तो थर्ड टर्म आपको निकालना होता है, r की वैल्यू 3 पुट कर देते और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो है r को फाइंड करना बहुत आसान काम है और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि ये भी ट्रिक याद रखो, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है ये थोड़ा, और नहीं तो आप इससे सॉल्व करोगे तब भी बन जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं कोफिशिएंट का ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोफिशिएंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी खास करके जो हम आपको बार बार बोले हैं, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसके जो क्वेश्चन होते हैं पावर n दे देगा, यहाँ पर पावर n या 2n भी दे सकता है, और इसमें कोफिशिएंट किसी का पूछ दिया जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स से पावर 4 का, तो इसमें क्या करना है आपको कि टेबल बना लेना है, एक्स से पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये हम आपको बताए थे, ये शॉर्ट ट्रिक है इसका भी। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसके टेबल के थ्रू जाना है आपको। तो ये सारा जो टॉपिक है, देखिए ये सब जो टॉपिक है इस पर क्या करना है आपको कवर करना है। इसमें एक क्वेश्चन और आपको जो बोले हम आपको उस पर भी ध्यान देना है, जैसे 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पर दे देगा आपको 3/x प्लस 5/x स्क्वायर, और बोला जाएगा टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालो, या कुछ ऐसा दे दिया जाएगा जो आपको फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x से पावर 3 या कुछ भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए आप जो है ना एग्जाम के अंदर हमेशा समझिए कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन होता है जो सबसे बनता है, तो आपसे वो बनना ही चाहिए। एग्जाम का सिंपल सा रूल है कि जो सबसे हो रहा है वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आपको रैंक अगर इंप्रूव करना है तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने होंगे जो जनरली नहीं बना रहा है बच्चे।
तो आपको ये सब क्वेश्चन क्या होता है ना कि नॉर्मली बच्चे नहीं टच करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि ये नहीं बनेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आपको देखिए रैंक इंप्रूव करना है तो ये सब क्वेश्चन तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन सब इतना डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको लो लेवल नहीं कह सकते, मीडियम लेवल कह सकते। जैसे अगर मान लो ये 3 क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जो हो गया, ये सब ये क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चन ये हो गया मीडियम लेवल क्वेश्चंस, जो आपको आसानी से बन जाएगा। लेकिन इसमें प्रैक्टिस करके पहले से रखोगे तब ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा। तो देखिए जेईई में सिंपल सी बात ये है कि आपको ये करना क्या है कि आप सारे कंसेप्ट को पहले जितना हम आपको बोले हैं वो सबको आप ध्यान दो। इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, और जो क्वेश्चंस में हमको थोड़ा परेशानी होता है उस क्वेश्चन को अभी आप थोड़ा, अभी क्योंकि है आपके पास टाइम, तो उसमें क्या करो, उस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करके जाओ। और आप देखो कि रिपीट मोड में ये सब टॉपिक आ रहा है तो इस टॉपिक को कवर करो, क्योंकि जितना रिपीट मोड में टॉपिक जो है कवर करोगे उतना बेटर रहेगा एग्जाम में, और क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल करोगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि मतलब चीज़ें अगर आपको एकदम मतलब सॉर्टेड है, आप पहले से ही सॉर्टेड हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहता है। आपको पता होना चाहिए कि हम ये क्वेश्चंस आया, अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे बनता है, आप बना दोगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चंस आया, आपको पता है कैसे बनता है, बना दोगे, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है, अब इसका 2-3 क्वेश्चन बना के देख लो, पीवाईक्यू में दे रखा है। अब इससे क्या होगा कि आपका एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन बनता है, हम बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको चीज़ें आसान हो जाएगा। और नहीं तो क्या होता है फिर डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में जाकर न्यू ट्राई करने से बेटर है कि आप पहले ही ट्राई करो और वहां पर आप सीधे वहां पर इंप्लीमेंट करो, ठीक है। एग्जीक्यूट करने की जरूरत है वहां पर। तो आपको ये सारी बातें हैं जो बाइनोमियल थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाइनोमियल थ्योरम में बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, कॉम्बिनेशन का बेसिक बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो भी क्या मतलब वैल्यू निकालने वाला, जैसे एनसीआर का फॉर्मूला याद रखना है आपको, और उसमें भी वो डायरेक्टली निकल जाता है। तो डायरेक्ट आप लोग सीखे ही होंगे, सभी लोग, सब लोग, हम तो बताएंगे आपको कि मतलब जैसे 5C3 की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो इस तरह के वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। तो ये सारा चीज़ है जो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, और आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे इस चैप्टर को, तो इस चैप्टर को कवर कर सकते हो। आसान है, मतलब इतना कुछ नहीं है। ये जो लास्ट आपको बताए थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और बाइनोमियल थ्योरम, ये दोनों चैप्टर जो है आसान है। इसमें जनरली बच्चे सोचते हैं कि ये टफ होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको तैयार कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर करो, और फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इसको आप इस तरह से कवर कर लो, और फिर आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस बनाओ पीवाईक्यू वगैरह से, और प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आप रिवीजन जो है ना क्वेश्चंस बना बना के करना। बिना क्वेश्चन बनाए रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। मैथ्स में रिवीजन मतलब ही होता है रिवीजन करना, मैथ्स में तो आपको क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करना है, कि ऐसे नहीं कि मतलब बस पढ़े जा रहे हैं, वैसे नहीं करना है। एक क्वेश्चंस बनाओ, भले एक ही क्वेश्चन बनाओ, 2 क्वेश्चन बनाओ, लेकिन रिवीजन जब भी कर रहे हो तो उस कंसेप्ट के साथ 1-2 क्वेश्चंस भी बनाते चलो, तो आपको मैथ का रिवीजन जो है ना बेटर होगा। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो ऐसे ही बस थ्योरी पढ़ते चलते हैं, तो वो नहीं होगा, वैसे में फिर आउटपुट नहीं आता है। आपको सिंपली क्या करना है, 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलना है हर एक कंसेप्ट के ऊपर, तो आपको ज़्यादा आउटपुट आएगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और एग्जाम में आप इजीली स्कोर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और फिर जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो।